हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास टर्मिनोलॉजी से आप समझ ही रहे होंगे कि क्या मीनिंग है इसका। पॉली मीन्स ज़्यादा एंड हाइड्रोमनियाज मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड। सो दैट मीन्स द एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बट कितना होता है, कितना होना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्टली हम डेफिनेशन देखते हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इट इज़ अ स्टेट वेयर लाइकर एमनीआई एक्सीड्स 2000 ml। मीन्स अगर 2000 ml से ज़्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है तो वो आपका पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन कहलाएगा। अगर हम क्लिनिकली इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें, सो दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ लाइकर एमनीआई कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, या आप कह सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, एंड उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मतलब कि जो हम डायग्नोज करते हैं उसमें आप प्रॉपरली उसका उसका प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव लाइकर एमनीआई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंसिडेंस रेट क्या है। तो अगर हम देखें तो थाउजेंड्स ऑफ बर्थ में, बेबीज़ बर्थ में ये 1 to 2% क्या होता है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी हम इसके 3 टाइप्स देखते हैं, दैट इज़ माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अगर हम बात करें कि आखिर नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हम यूएसजी के थ्रू देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट अगर हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सेकंड हम देखेंगे सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है कि आप जितने भी चारों क्वाड्रेंट्स हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, वो उसको आप क्या करें समेशन कर देते हैं तो वो आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकल आता है। एंड सिंगल डीपेस्ट पॉकेट क्या होगा आपका कि वन ऑफ द मतलब एक क्वाड्रेंट में आप जो लार्जेस्ट पॉकेट आप ले रहे हैं वो आपका सिंगल डीपेस्ट पॉकेट कहलाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, तो अगर हम बात करें तो इट इज़ 5 to 25 सेंटीमीटर। एंड एसडीपी की अगर हम बात करें सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही दो एलिमेंट्स हैं जो कि हम एमनियोटिक फ्लूइड जब मेज़र करते हैं ड्यू थ्रू द यूएसजी, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं देखने के लिए कि आइदर इट इज़ ओलिगोहाइड्रोमनियास और पॉलीहाइड्रोमनियास। तो हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन को। अगर हम बात करें माइल्ड हाइड्रोमनियास की, तो इसमें जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होता है वो आपका 8 to 10 सेंटीमीटर होगा एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इसमें आपका 25 to 29.9 सेंटीमीटर पाया जाएगा। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडरेट हाइड्रोमनियास की। मॉडरेट हाइड्रोमनियास में आपका जो एसजीपी है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट वो आपका रहेगा 10 to 12 सेंटीमीटर के बीच में। एंड एएफआई इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी 30 to 34.9 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, एंड 15% केसेस में आपका मॉडरेट हाइड्रोमनियास देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सीवियर हाइड्रोमनियास की, सीवियर हाइड्रोमनियास में जो सिंगल पॉकेट डेप्थ है वो आपकी 12 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपका 35 से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड 5% केसेस में आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की। क्या कॉजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास में। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फीटल फैक्टर्स, एंड सेकेंड वन इज़ प्लेसेंटल फैक्टर्स, थर्ड वन इज़ मैटरनल फैक्टर्स, एंड फोर्थ वन इज़ इडियोपैथिक्स। तो मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ होते हैं वो इडियोपैथिक्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास को। एंड अगर हम बात करें फीटल एनोमलीज़ की, तो फीटल एनोमलीज़ में फर्स्ट फैक्टर इज़ एनेंसेफेली। एनेंसेफेली आपको पता होगा कि इम्प्रॉपर या लैक ऑफ स्कल एंड स्कैल्प ऑफ द ब्रेन, जिसमें प्रॉपर फॉर्मेशन स्कैल्प का नहीं होता है या स्कल प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी स्कल के अंदर जो मैनेजेस हैं या सीएसएफ है वो डायरेक्ट
ट्रांसड्यूट हो जाता है किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में, जिसके कारण भी एमनियोटिक फ्लूइड का जो कंटेंट है या कॉन्ट्रीब्यूशन से वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर आपका एनेंसेफेली हो गया। अगर इसी तरीके से हम देखें तो ओपन स्पाइना फिडा भी यही कॉज करता है, जिसमें मेनिंजेस लेयर नहीं अवेलेबल होती हैं, जिसके कारण जो भी CSF होता है स्पाइना बाइफिडा का, वो क्या होता है, डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड को कंट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें ईसोफेजियल एंड ड्यूडेनल एक्ट्रेसिया की, मींस नैरोइंग हो जाना या प्रॉपर रीकैनलाइजेशन ना होना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, तो उससे भी क्या होता है कि जो स्वैलोइंग प्रॉपर्टी होती है फीटस की, वो प्रॉपर स्वैलो नहीं कर पाता है इस कंडीशन के कारण, जिसके कारण भी यूरिन फॉर्मेशन तो प्रॉपर हो रहा है बट स्वैलोइंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें फेशियल क्लेफ्ट की एंड नेक मासेस की, अगर आपको पता है कि जो क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप होता है, उसके कारण बेबी क्या करता है, स्वेलो नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही फीटल एज में भी उसके साथ वही कंडीशन होगी कि वो प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा, यूरिन फॉर्मेशन उतना ही हो रहा है बट स्वेलोइंग क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इन्हेंस हो जा रहा है। अगर हम बात करें हाइड्रोप्स फिटालिस की, ये आपको पता है हाइड्रोप्स फिटालिस कॉम्प्लिकेशन है किसका, RH आइसो इम्यूनाइजेशन का। RH आइसो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि अगर मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, तो बेबी का जो ब्लड सेल्स हैं अगर वो मदर की बॉडी में चले जाते हैं तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही बेबी के बॉडी में मैटरनल ब्लड सेल्स अगर एंटर करती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, बेबी के मतलब फीटस के ब्लड सेल्स को क्या करने लगेंगी, किल करने लगेंगी, उनको डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे हीमोलाइसिस होने लगेगा। देन जब हीमोलाइसिस होगा तो बेबी की बॉडी में क्या होगा, एनीमिया की कंडीशंस बनेगी। एनीमिया की कंडीशंस बनती हैं तो बॉडी में ऑलरेडी क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में क्या होगा, एडिमा जनरेट होने लगेगा एंड वही एडिमा क्या होगा, फ्लूइड आपका एमनियोटिक फ्लूइड को भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके डिलीट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके एड ऑन भी हो सकते हैं, जिसके कारण कई क्रोमोसोमल क्या होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं बॉडी में फीटस के। जैसे कि आप बोल सकते हैं ट्राइसोमी 18 हो गया, ट्राइसोमी 21 हो गया, जो भी क्या करती हैं बॉडी में पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन को क्रिएट करती हैं। सो दीज आर द फीटल एनोमलीज दैट कंट्रीब्यूट्स टू पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेंटल फैक्टर की, तो प्लेसेंटल फैक्टर में आपका कोरियोएंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा होता है, जो कि प्लेसेंटा का कैंसर होता है, ये भी क्या कर सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन करा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल प्रेगनेंसी की, मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपका ट्विन बेबी हो सकता है, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, मोर बेबी, मोर फ्लूइड फॉर्मेशन या बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन, एंड इसके कारण भी क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमनियास होता है। अगर हम बात करें मोनोजाइगोटिक ट्विन की, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन में अगर आप देख सकते हैं तो इसमें TTTS सिंड्रोम हो सकता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, एक कॉमन प्लेसेंटा को शेयर करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, जिसके कारण क्या होता है कि एक बेबी रेसिपिएंट हो जाता है, एक बेबी डोनर हो जाता है। जो रेसिपिएंट बेबी है वो क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन, सारा ब्लड सर्कुलेशन वो क्या करता है, लेने लगता है, एंड जो डोनर बेबी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे मालनरिश्ड होता जाता है। जो रेसिपिएंट बेबी है कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, फिर पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन को लीड करेगा। एंड अगर हम बात करें इडियोपैथिक, तो इट इज़ मोस्ट कॉमन 50 to 60% ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम मैटरनल फैक्टर में बात करें कि अगर मदर क्या है, डायबिटिक है, तो डायबिटिक के आपको सिम्टम्स पता ही होंगे कि उसमें आपको पॉलीयूरिया एक कंडीशन होती है। तो जब मदर क्या होगी, डायबिटिक होगी, तो मदर का जो मैटरनल ब्लड शुगर है वो रेज रहेगा। अगर मदर का मैटरनल ब्लड शुगर रेज है तो कहीं ना कहीं बेबी क्या करेगा, फीटस क्या करेगा, मदर से वो ग्लूकोज को अपटेक करेगा, तो बेबी का ब्लड शुगर भी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड फीटल डायूरेसिस मतलब कि बेबी जो क्या करेगा, फीटस बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लिनिकल टाइप्स की, तो क्लिनिकल टाइप्स हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी हमने देख लिया है कि क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है, कितना एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। एंड अगर हम इसको ऑनसेट के बेस्ड पे देखना चाहें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, क्लिनिकल क्रॉनिक एंड एक्यूट टाइप। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास को। क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशंस को हम सिम्टम्स के बेस पे भी देख सकते हैं, जैसे कि रेस्पायरेटरी डिस्निया। रेस्पायरेटरी डिस्निया कैसे लीड करेगा पॉलीहाइड्रोमनियास में, तो मान लीजिए कि जो बेबी का एब्डोमेन है और उसके पीछे ऊपर क्या है आपको देखने को मिलेगा, डायफ्राम। तो जैसे जैसे एब्डोमिनल गर्थ या आप बोल सकते हैं सिम्फाइजियो फंडल हाइट अगर इंक्रीज़ होगी तो ये जो डायफ्राम है ये क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्ड की ओर जाएगा। जितना ये अपवर्ड की ओर जाएगा डायफ्राम, उससे क्या होगा, जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वुमेन की डिक्रीज़ हो जाएगी। जब लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं उसको रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज होगी एंड मदर को क्या होगा, ब्रीथलेसनेस फील होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाल्पिटेशंस, तो जितना कार्डियक आउटपुट पे भी इसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जो कि लीड करेगा पाल्पिटेशंस को। एंड एडिमा ऑफ द लेग। एडिमा ऑफ द लेग क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि ग्रेविड यूट्रस का क्या हो रहा है, जो कंप्रेशंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं लार्जेस्ट वेन्स पे भी अराइज हो रहा है, जिसके कारण लोअर लेग्स में क्या हो रहा है, एडिमा अराइज हो रही है। एंड यही वन ऑफ द फैक्टर है जो कि वेरिकोज वेन को लीड करेगा एंड हेमरॉइड की कंडीशंस को भी लीड करेगा। तो मोर फ्लूइड, मोर कंप्रेशंस से क्या होगा कि जो भी वीनस रिटर्न है उस पर क्या होगा, इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके साइन, तो साइन हमने डिस्कस किया है कि मदर को क्या होगा, जब भी मदर लेटना चाहेगी ड्यू टू ओवरलोड या आप बोल सकते हैं एक्सेसिव फ्लूइड के कारण क्या होगा, जो ग्रेविड यूट्रस है उसका जो बर्डन है कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर वेना केवा पे जाएगा। एंड इन्फीरियर वेना केवा के कारण वीनस रिटर्न प्रॉब्लम्स आएंगी एंड जो डायफ्राम है वो भी आपका अपवर्ड रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, मदर को ब्रीथलेसनेस फील होगी। एंड आपको अगर ये लॉन्ग टर्म तक अगर आपका रहता है, आप इसको सबसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपको प्री एक्लेम्पशिया के एविडेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लेग्स में स्वेलिंग आना, देन यूरिन में प्रोटीन या एल्बुमिन का प्रेजेंट होना एंड हाइपरटेंशन का इंक्रीज होना। नेक्स्ट, हाउ टू डायग्नोज द पॉलीहाइड्रोमनियास। सो फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जैसे ही आपके पास महिला ओपीडी में आती है, आप उसको देखते हैं, तो फर्स्टली हम जब भी इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन में आपको जो एब्डोमेन मिलेगा दैट इज़ मार्कली एनलार्ज, मतलब कि उसके नॉर्मल पीरियड ऑफ जेस्टेशन से मदर का जो एब्डोमेन है वो क्या होगा, आपको ज़्यादा एनलार्ज देखने को मिलेगा। एंड स्किन ड्यू टू बल्जीनेस क्या बोल सकते हैं आप, या एक्सेसिव फ्लूइड के कारण क्या होगा, जो यूट्रस होगा वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइट होगा, टेंस होगा एंड शाइनी विथ लार्ज स्ट्राई ग्रेविडेरम। ठीक है, तो जो भी उसके स्ट्रेच मार्क्स है वो भी क्या हो जाएंगे, खींचेंगे या तन्ना बोल सकते हैं आप उसको, तो वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। एंड जब हम पाल्पेशन करेंगे तो पाल्पेशन के दौरान आपको क्या होगा कि जितना उसका पीरियड ऑफ एमनोरिया है, कहीं ना कहीं उसकी जो फंडल हाइट है वो उससे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, मतलब पीरियड ऑफ जेस्टेशन से उसकी फंडल हाइट क्या होगी, करस्पॉन्ड नहीं होगी। एंड एब्डोमिनल गर्थ भी आपको क्या मिलेगी, मोर देन द नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी। देन फ्लूइड थ्रिल कैन बी एलिसिटेड इन ऑल डायरेक्शंस ओवर द यूट्रस। सो वेयर एवर यू पाल्पेट, आपको हर जगह क्या मिलेगा, आपको फ्लूइड मतलब कि फील होगा। आपको बेबी के जो ऑर्गन्स हैं या लिम्स हैं, लोअर लिम्स, अपर लिम्स, ये आपको फील प्रॉपरली नहीं होंगे। ऑल ओवर द एब्डोमेन आपको क्या मिलेगा, फ्लूइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें फीटल पार्ट्स की, लैक आर क्लियर डेफिनेशन। तो आपको प्रॉपर जब आप फंडल ग्रिप्स करेंगे या मैनुअर्स करेंगे आप, तो उसमें आपको कोई भी फीटल पार्ट प्रॉपर मार्केडली डिफाइंड नहीं हो पाएगा। एंड एक्सटर्नल बिलॉटमेंट आप इजीली कर सकेंगे क्योंकि देयर इज़ लॉट्स ऑफ फ्लूइड अवेलेबल, जिसमें क्या हो सकता है, आप जब भी पॉलिक ग्रिप करते हैं, पेल्विक ग्रिप करेंगे, वो आपका प्रॉपर वहाँ पे बिलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट अगर फिर जब हम क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, तो ऑस्कल्टेशन में आपको फीटल हार्ट साउंड मतलब FHR आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो अभी हम डॉपलर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर आप उसके हार्ट तक प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसके नहीं आ पाएगा। एंड इट कैन बी डिटेक्टेड विथ डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो आप USG के थ्रू क्या कर सकते हैं, बच्चे का FSH सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी हम PV एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन आप जब भी करेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी, एलिवेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस है, यूट्रस आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। यूट्रस स्ट्रेच होगा तो कहीं ना कहीं सर्विक्स का भी क्या होगा, थिनिंग होगा, टेकिंग अप होगा, तो जिसके कारण सर्विक्स आपको एलिवेटेड मिलेगी, पार्शली रिट्रैक्टेड मिलेगी एंड डायलेटेड भी मिलेगी, क्योंकि उसमें इतना स्ट्रेच है, इतना टेंशन आ रहा है कि वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। एंड अलाउइंग फॉर द इंसर्शन ऑफ अ फिंगर टिप थ्रू विच टॉट एंड स्वेलन मेम्ब्रेन कैन बी डिटेक्टेड। तो जब भी आप फिंगर इंसर्ट करेंगे PV एग्जामिनेशन के लिए, तो जो मेम्ब्रेन है वो आपको टाइट मिलेगा एंड स्वेलो मिलेगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशंस आपका सोनोग्राफी रहेगा, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देख सकते हैं एंड सिंगल डीपेस्ट पॉकेट हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज को कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रोमनियाज, तो इसमें हमको फीटल एनॉमलीज़ को भी डिटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज को। सो प्लेसेंटल पैथोलॉजी हो गई या फिर मल्टीपल जेस्टेशंस हो गए, इन्हें आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें ब्लड स्टडीज़ की, तो हमें ब्लड ग्रुपिंग कराना है प्लस RH ग्रुपिंग कराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाइड्रोप्स फिटालिस या आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशंस को के कारण भी होता है। देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे कि आइदर मदर इज़ पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज शुगर और नॉट। देन एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट करेंगे, जिससे हम उसकी कार्योटाइपिंग कर सकते हैं एंड कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। व्हाट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस? मतलब कि आप किसी दो कंडीशंस में क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि क्या ये पॉलीहाइड्रोमनियाज है, बट एक्चुअल में हो सकता है कि वो ट्विन कंडीशंस हो या फिर कोई ह्यूज ओवेरियन सिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपको कन्फर्मेटरी क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है, ताकि आप उसके क्या कर सकें, किसी भी डायग्नोज बनाने में आप कंफ्यूज ना हो सकें। तो जो पॉलीहाइड्रोमनियाज है उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, तो ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी विथ ह्यूज ओवेरियन सिस्ट प्रेजेंट हो सकता है, मदर को एसाइटिस हो सकता है, कंसील्ड एब्रप्शन। कंसील्ड एब्रप्शन मीन्स मदर हो सकता है कि प्लेसेंटियो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन हो, जिसमें कंसील्ड हैमरेज हो रहा हो एंड जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के बिहाइंड क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, यूट्रस के साइज को इन्हेंस कर रहा है एंड वी आर कन्फ्यूज विद दैट पॉलीहाइड्रोमनियाज। सो रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस विथ फुल ब्लैडर, हो सकता है कि जो ग्रेविड यूट्रस है वो रेट्रोवर्टेड हो गया हो एंड ब्लैडर भी क्या रहा हो, फुल रहा हो। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन हो सकती है वो हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकती है, जो कि एक ट्रोफोब्लास्टिक जेस्टेशनल डिसीज़ कंडीशन है, जिसमें जो मोलार प्रेगनेंसीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, यूट्रस का साइज इंक्रीज कर देती हैं। सो दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। Next, we will talk about the complications that is related to mother. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू पॉलीहाइड्रोमनियाज। सो फर्स्ट वन इज़ प्री एक्लैम्शिया। एज यू नो दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना 140/90 से अबव एंड एल्बुमिन की कंडीशन प्रेजेंट होना प्लस एडिमा प्रेजेंट होना। देन माल प्रेजेंटेशंस भी इसमें क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है ड्यू टू ओवर फ्लूइड इन द यूट्रस। बेबी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, या आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर एक लाई में वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। देन प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंडीशंस भी इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि देयर इज टेंसनेस प्रेजेंट इन द यूट्रस, तो इसके कारण क्या होगा, एमनियोटिक सैक भी टेंस होगा
स्ट्रेच होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। नेक्स्ट इज प्री टर्म लेबर, कहीं ना कहीं PROM लीड करेगा प्री टर्म लेबर को। एंड एक्सीडेंटल हेमरेजेस भी हो सकते हैं ड्यू टू एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एंड एनी अदर कंडीशंस। अगर हम ड्यूरिंग लेबर की बात करें कि लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसमें आपका अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकते हैं, एंड ड्यू टू ओवर फ्लूइड क्या हो सकता है, कॉर्ड नीचे प्रेजेंट में आ सकता है, ठीक है। यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है, क्योंकि ओवरलोड जो फ्लूइड का हो रहा है कहीं ना कहीं वो यूट्रस की टोन को भी क्या करेगा, हैम्पर करेगा, उसकी टोन मेंटेन नहीं होने देगा। एंड इसके कारण भी क्या हो सकता है, समटाइम्स हमको ऑपरेटिव डिलीवरीज करनी पड़ सकती हैं। एंड रिटेन प्लेसेंटा की कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है ये। एंड PPH की कंडीशन हो सकती है, एंड शॉक में भी बेबी मदर जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्यूपेरियम, सो दैट इज़ फर्स्ट वन इज सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन आपको पता होगा कि अगर जो प्रेग्नेंट मदर थी जिसकी डिलीवरी हुई है, अगर वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में उसके जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं स्पेशली, अगर वो रिवर्ट बैक नहीं होते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सब इन्वोल्यूशन कहलाती है। एंड समटाइम्स मदर को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर हम बात करें फीटल कॉम्प्लिकेशंस की, तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस में 50% केसेस क्या हो जाते हैं, बेबी के मोर्टेलिटी रेट के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड इसमें क्या हो सकता है, प्री टर्म लेबर के कारण क्या हो सकता है, बेबी प्री मेच्योरली भी पैदा हो सकता है, या उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड कॉर्ड प्रेजेंट की कंडीशंस भी देखी जा सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशंस भी देखी जा सकती हैं। एंड हाइड्रोफ्ट फेटालिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी, मतलब कि जितना अगर आपके कोई ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे तो ऑब्स्टेटिक डिलीवरी होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। एंड एक्सीडेंटल हेमरेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीटल कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट में अगर हम माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियाज को, जो कि मोस्ट कॉमन पॉलीहाइड्रोमनियाज है, उसको अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये ज़्यादातर हमको कब फाइंड आउट होता है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज किसी भी पेशेंट में है, वो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं। इसके लिए कोई बेसिकली ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है। अगर मदर चाहे तो बेड रेस्ट करके या प्रॉपर डाइट मेंटेन करके क्या कर सकती है, इसको मेंटेन कर सकती है। बट अगर हम बात करें सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियाज की, तो इसमें हमको क्या चाहिए होता है, सपोर्टिव थेरेपीज चाहिए होती हैं। हम चाहें तो मदर को एक इक्विप्ड हॉस्पिटल में क्या करा सकते हैं, एडमिट भी करा सकते हैं। सो मदर को हमें बेड रेस्ट देना है। आप फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए डायरेटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बेस्ट फिजिशियन। एंड सुलिनडेक भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सुलिनडेक एक एनेसेट्स है जो कि क्या करती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। तो इसकी डोज में आप 200 mg एवरी 12 आवर आप इसको एज अ BD क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेगनेंसी आपकी कितनी है, लेस देन 37 वीक्स है। आपको पता है कि जो टर्म प्रेगनेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है, 37 वीक्स की होती है, ठीक है। तो अगर ये उससे कम है तो हम क्या करेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे कि 37 वीक्स का मतलब टर्म प्रेगनेंसी ये क्या कर ले, अपना कंप्लीट कर ले। इसके लिए हम क्या करेंगे, एमनियो रिडक्शन करेंगे जब तक कि बेबी क्या हो सके, मैच्योर ना हो जाए। देन आफ्टर मैच्योरिटी हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी करा सकते हैं। बट ये जो एमनियो रिडक्शन है, रिपीटेड है, प्लस अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में ही ये हमको क्या करना है, इंतज़ार करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है तो हमें क्या करना है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना होगा। अगर हम बात करें कि अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है और प्रेगनेंसी क्या है उसकी मोर देन 37 वीक्स है, तो हमें क्या करना है, एमनियो रिडक्शन करना है, दैट इज़ 500 ml पर आवर। इससे ज़्यादा आप एक साथ एमनियो रिडक्शन या एमनियोटिक फ्लूइड का सक्शन नहीं कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैच्योरिटी का हमें इंतज़ार करना है। ऑलरेडी प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, अपना पीरियड ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट कर चुकी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीटोसिन ड्रिप एडमिनिस्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा के हम क्या करा सकते हैं, उस मदर की डिलीवरी करा सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है फीटस में, देन हम क्या करेंगे, तो देन हम उसे क्या करेंगे, मैटरनल फीटल मेडिकल यूनिट में क्या करेंगे, उसको रिफ़र करेंगे कि जहाँ पे मदर को भी प्रॉपर केयर मिलेगी, फीटस को भी प्रॉपर मेडिकल केयर मिलेगी। एंड वहाँ पे आप क्या करा सकते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कराएंगे क्योंकि डिलीवरी ही एक ऑप्शन है। एंड हम अगर सर्विक्स क्या है, राइप नहीं है, प्रॉपर इफेसमेंट नहीं है, डायलिटेशन नहीं है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, उसकी सर्वाइकल राइपनिंग कराएंगे। मार्केट में आपका डाइनोप्रोस्टोन जेल जो है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है, मोस्ट कॉमनली हम लोग उसी से ही सर्वाइकल राइपनिंग कराते हैं। एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा के फिर क्या करेंगे, हम उसकी डिलीवरी करा सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज की, तो एक्यूट, वाई इट इज़ कॉल्ड एक्यूट, बिकॉज इट इज़ सडन इन ऑनसेट। ये सडनली क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होने लगता है, इन्हेंस होने लगता है। एंड विद इन फ्यू डेज और मे अपीयर एक्यूटली ऑन द प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक वेराइटी इज़ यूजुअली अकर बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ज़्यादातर ये जो देखने को मिलता है, ये आपको 20 हफ्ते से पहले के प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये देखने को मिलता है। एंड इसका जो ऑनसेट होता है वो क्या होता है, सडन होता है। अगर हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि मदर को सडन इंक्रीज़ होने के कारण, फ्लूइड इंक्रीज़ होने के कारण क्या हो सकता है, मदर को एब्डोमिनल पेन फील हो सकता है, नोजिया फील हो सकता है, एंड वॉमिटिंग फील हो सकती है। क्यों वॉमिटिंग वगैरह क्यों फील होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स क्रिएट होने लगेंगे, जिसके कारण उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होगा। अगर हम बात करें मदर में क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, तो फर्स्टली तो एब्डोमिनल पेन एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग के कारण जो मदर होगी वो क्या दिखने लगेगी, हमको इल दिखने लगेगी। एंड शॉक के फीचर्स कोई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं उसको लेग्स में क्या होगा, एडिमा प्रेजेंट होगा, जो कि आपको शो कर सकता है कि दैट द फीचर्स आर रिलेटेड टू प्री एक्लेम्शिया। एंड एब्डोमन क्या हो जाएगा, ह्यूजली एनलार्ज हो जाएगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पीरियड ऑफ एमनोरिया से ज़्यादा ही दिखेगा। स्किन टेंस हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, फ्लूइड थ्रिल ऑल ओवर द एब्डोमन आपको फाइंड आउट होगा। एंड जो भी फीटल पार्ट्स हैं वो हम क्लियरली पाल्पेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे जो सर्विक्स है वो एलिवेटेड हो गई है, टेकिंग अप उसका हो गया है, कहीं ना कहीं हमको डायलेटेड मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो पॉलीहाइड्रोमनियाज है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर मान लीजिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको सीवियर TTS, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, तो जिसमें एक बेबी क्या हो जाएगा, ये रेसिपिएंट बेबी है और ये आपका डोनर बेबी है, ठीक है। तो ये इस कंडीशंस में भी क्या हो सकता है, हमको एमनियो रिडक्शन करना पड़ सकता है थ्रू द एमनियोसेंटेसिस। एंड कब तक करना है, जब तक कि AFI जो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है जो नॉर्मल ना हो जाए। अगर हम बात करें कितना हम फ्लूइड रिमूव कर सकते हैं, तो 1 आवर में ओनली आप 500 ml ही रिड्यूस कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम आप कितना कैपेसिटी रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ 1500 ml टू 2000 ml क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर हम बात करें इसमें थेरेपी की कि कौन सा ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, तो इंडोमेथासिन थेरेपी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यूरिन प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या होगा, वहाँ पे कम एक्यूमुलेट होगा। एंड बट ये जो आपको एमनियो रिडक्शन है या इंडोमेथासिन थेरेपी है, ये आपको 32 वीक्स के बाद ये आपको नहीं लेना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एंड लेज़र एब्लेशन कर सकते हैं आप TTS को क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने देखा कि क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं या क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम है, उसके बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ रिस्क फॉर मैटरनल एंड फीटल इंजरी रिलेटेड टू
पॉलीहाइड्रोमनियाज क्योंकि वहाँ पे इतना सारा मतलब कि स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है या टेंशन प्रेजेंट है, जिसके कारण बेबी को क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। एक्यूट पेन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, जो हमने देखा था कि एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज में क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट है, तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूट्राइन प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड इन्हेंस हो जाएगा, जिसके कारण जो मदर है वो प्रॉपर अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में क्या हो जाएगी, अनेबल हो जाएगी। सो एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू मैटरनल डिस्कम्फर्ट एंड डिस्निया इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन पॉलीहाइड्रोमनियाज। तो ये सारी कंडीशंस के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं ये क्यूट सी पिक्चर के साथ, जिसमें आपके पॉलीहाइड्रोमनियाज है, दैट इज़ द एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज़ 2000 ml से क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना। इसमें जो इटियोलॉजी है वो आपकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या एक्ट्रेसिया प्रेजेंट है फीटस में, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो फीटस है वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को, या मैटरनल डायबिटीज़ आप बोल सकते हैं। मैटरनल डायबिटीज़ है तो फीटल डायबिटीज़ भी हो सकती है, जिसके कारण बेबी का क्या हो सकता है, फीटल पॉलीयूरिया हो सकता है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा पॉलीहाइड्रोमनियाज को। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो यूरिन के फॉर्मेशन को ही हम रिड्यूस कर दें या फिर एमनियोटिक फ्लूइड को रिड्यूस कर दें। तो एमनियोटिक फ्लूइड को रिड्यूस हम किससे कर रहे थे, इंडामेथासिन से, एंड रिड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम को कैसे कर रहे थे हम लोग, एमनियोसेंटेसिस से इसको रिड्यूस कर रहे थे। एंड इसमें हमने जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा वो आपने देखा कि 5 to 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से अबव आता है, इसका मतलब कि मदर को क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियाज की कंडीशन प्रेजेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।